हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर जिसमें हम स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के एक कंसेप्ट के साथ आज और एंड करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के साथ। आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर में एक क्वेश्चन कवर करेंगे और उसके थ्रू मतलब दो कंसेप्ट्स कवर करेंगे हम आज। जो मैं बताना या तो मैं एक कंसेप्ट तो मैं बताना भूल गई थी और एक कंसेप्ट था शायद मुझे थोड़ा सा करेक्ट करना है, करेक्टली आपको बताना है। तो स्टार्टिंग विद द two concepts of states of matter and then we will proceed thermodynamics chapter। एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, वो क्वेश्चन के पीछे एक्सप्लेनेशन तो मैं नहीं दूंगी क्योंकि उसको डिराइव करना फिर वो पूरा अलग से लेक्चर होता है उसके ऊपर। तो सीधा वो हम फॉर्मूला ही याद करेंगे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन Boyle's temperature and inversion temperature। अभी मैं इन्वर्जन टेम्परेचर एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये अभी इस लेवल का नहीं है कि हम इसको पढ़ें। हमें सिर्फ ये, मैंने एक जगह क्वेश्चन देखा, इसका सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अगर बॉयल्स टेम्परेचर A/RB होता है तो इन्वर्जन टेम्परेचर 2A/RB होता है। इसकी डेरिवेशन ये क्या होता है ये भूल जाइए। ये बस मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा ये बता देना चाहिए। इस स्टेटमेंट से ज़्यादा नीट लेवल में तो कभी नहीं आएगा, इन्वर्जन टेम्परेचर ही नहीं आएगा। ये तो मैं बहुत दूर की बात बता रही हूँ कि अगर गलती से आ जाए तो ये याद कर रख लीजिए कि जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो 2 टाइम्स होता है बॉयल्स टेम्परेचर के। जैसे मैंने ट्रॉटन्स रूल आपको सीधा लिखवा दिया था, गुल्डबर्ग्स रूल आपको सीधा लिखवा दिया था, वैसे इसको एज अ रूल याद रख लीजिए अभी तो इस लेवल पे, क्योंकि नीट के बाद आपको केमिस्ट्री तो एडवांस में पढ़नी नहीं है, तो इट वुड नॉट बी यूजफुल फॉर यू टू स्टडी दिस पार्ट। ये बस मैंने ऐसे ही बताया है। एक मैंने आपको बताया था कैलिटेट एंड मैथियस रूल। इस रूल में मैंने आपको बताया था कि मीन ऑफ डेंसिटीज ऑफ अ सब्सटेंस इन लिक्विड एंड वेपर स्टेट इज लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो शायद मैंने जब ये बता रही थी तो मैंने ना इसका ग्राफ शायद ऐसे बनाया था कि जो टेम्परेचर है यहाँ और मीन डेंसिटी मैंने ऐसे बना दी थी शायद, तो उसको करेक्ट कर लीजिए, मीन डेंसिटी ऐसे आएगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे है ये सब। ये वाली चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये वाला नहीं होगा एक्सप्लेन इस लेवल पे। देखिए ये टेम्परेचर है और यहाँ मैं डेंसिटी लिख रही हूँ। जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है, हमने एक टेम्परेचर पढ़ा था क्रिटिकल टेम्परेचर, उसकी एक डेफिनेशन एनसीईआरटी में क्या थी कि धीरे धीरे जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स लिक्विड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वेपर क्या हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है। लिक्विड की क्वांटिटी कम हो रही है और वेपर की क्वांटिटी बन रही है। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो लिक्विड कम होता जा रहा है और वेपर बढ़ता जा रहा है। लिक्विड कम होता जा रहा है मतलब उसकी डेंसिटी भी कम होती जा रही होगी, और वेपर बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही होगी। जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ऑब्वियसली सोचिए लिक्विड है उसको हीट करा, वो वेपर्स बन रहे हैं, तो लिक्विड वाली स्टेट कम होती जा रही है और वेपर वाली स्टेट बढ़ती जा रही है। जितने ज़्यादा वेपर्स उतनी ज़्यादा डेंसिटी, जितने कम लिक्विड उतनी कम डेंसिटी। तो मान लीजिए एक टाइम पे लिक्विड की डेंसिटी इतनी थी और वेपर थोड़े से बने हुए थे, अभी ज़्यादा नहीं थे। जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है, उसकी डेंसिटी घटती जा रही है।
ये लिक्विड की है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर की डेंसिटी बढ़ती जा रही है। अब मैंने ये क्या लिया कि इस टेम्परेचर पे वेपर की डेंसिटी इतनी है, लिक्विड की डेंसिटी इतनी है, इन दोनों का मीन निकाला, यहाँ कहीं आ गया। इस टेम्परेचर पे देखा लिक्विड की डेंसिटी इतनी है, वेपर की डेंसिटी इतनी है, इन दोनों का मीन निकाला, यहाँ कहीं आ गया, ये कहीं कुछ वैल्यू हो गई। ऐसे ही मैंने इस टेम्परेचर पे देखा तो लिक्विड की डेंसिटी इतनी थी, वेपर की डेंसिटी इतनी थी, इन दोनों का मीन निकाला तो जो डेंसिटी आई वो यहाँ आई। तो ऐसे ऐसे ये क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या दिखा रहा है, मीन डेंसिटी। आप मुझे ये बताइए कि ये वाला टेम्परेचर जब दोनों की डेंसिटी सेम हो गई, उस टेम्परेचर को मैं क्या कहती थी, क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर पे जो डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, क्रिटिकल डेंसिटी, राइट। तो ये कंसेप्ट है बेसिकली जो कैलिटेट एंड मैथियस रूल से हमें पता चलता है। अब इस चीज़ का यूज़ करके, इस रूल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, हमें पता है डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो है और मास है, यहाँ पे हम मोलर मास ले लेते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि 1 मोल सब्सटेंस लिया है तो उसका गिवन मास ही मोलर मास हो जाएगा। तो यहाँ से जो वॉल्यूम आ जाता है वो क्या आएगा, मोलर मास अपॉन डेंसिटी। हमें मोलर मास तो पता ही होता है हर गैस का। डेंसिटी हमने क्रिटिकल वाली निकाल ली, तो अगर ये क्रिटिकल डेंसिटी है तो ये क्या होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम। ऑब्वियसली अगर डेंसिटी क्रिटिकल वाली ली है तो वॉल्यूम भी क्रिटिकल वाला आएगा। मतलब इस रूल का यूज़ करके हम क्रिटिकल वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो कई बार ये आ जाता है कि कैलिटेट एंड मैथियस रूल इज़ यूज टू कैलकुलेट डैश, क्रिटिकल डेंसिटी, क्रिटिकल वॉल्यूम, कुछ भी आ जाएगा आंसर। आई होप ये वाला जो 2 पॉइंट्स मैंने बताई ये आपको क्लियर हो गए हैं। तो मूविंग ऑन टू थर्मोडायनेमिक्स नाउ। पिछले लेक्चर में मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह सब एक्सप्लेन किया था। थोड़ा सा उसको और फील लेते हैं क्योंकि कई बार वो चीज़ एक बार में समझ नहीं आती। फील कैसे लेंगे हम उसका, हम देखेंगे कि जब हम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करते हैं तो क्या होता है। मैं एक बार जल्दी से बता रही हूँ, कई बार जब मैंने पिछले लेक्चर में बोला हो और हो सकता है आपको वो उस टाइम ना समझ आए हो, अब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, हो सकता है अब आ जाए कई बच्चों को समझ। तो देखिए ये मेरे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये उस मॉलिक्यूल के 2 एटम्स है और ये बीच का बॉन्ड है, ऐसे दिखाया मैंने थोड़ा जूम करके। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये मॉलिक्यूल है तो इसकी एक्सिस क्या होगी, ये इसकी एक्सिस होगी या ये इसकी एक्सिस होगी, ये होगी नहीं ना, ये दोनों तो इसकी एक्सिस नहीं है। एक्सिस क्या है, ये वाली लाइन इसकी क्या है, एक्सिस, जिसके ऊपर ये, अगर मैंने मॉलिक्यूल को ऐसे रखा होता तो इसकी एक्सिस क्या होती, ये वाली। समझ रहे हैं बात। अब मैंने इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाया तो आपको क्या लग रहा है, ये अपनी जगह पे घूम रहा है। मतलब इस वाली चीज़ को तो मैं क्या कह रही हूँ, स्पिन। पर मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को लिया और इसको ऐसे घुमाया। मतलब मॉलिक्यूल तो ऐसे ही है और मैंने इसको कैसे घुमाया, मैं देख कहाँ से रही हूँ इस मॉलिक्यूल को, यहाँ से, एक्स एक्सिस से। मतलब मेरी आँख यहाँ है इस वक्त, तो मैं यहाँ से देख रही हूँ, ये मेरे पास वाई एक्सिस में मॉलिक्यूल है और मैं एक्स एक्सिस से देख रही हूँ और मैंने इसको ऐसे घुमाया। तो क्या ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसकी एक्सिस तो ये थी, ये तो इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसको मैं कहूँगी रोटेशन। सिमिलरली अब मैं यहाँ से देखना शुरू करती हूँ, आगे से, जहाँ से आप मुझे देख पा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल है और इसको मैं देख रही हूँ, तो मैंने इसको ऐसे घुमाया इन अ सर्कल,
तो ये इसकी क्या हुई, रोटेशन। बट अगर मैं इसको इसके वाई एक्सिस के अलोंग घुमाऊंगी तो ये अपनी जगह पे ही खड़ा खड़ा घूम रहा है, स्पिन कर रहा है। ये ऐसे नहीं हो रहा, ये ऐसे नहीं हो रहा, ये स्पिन कर रहा है। ये अगर एक्स एक्सिस से देखूँ तो ऐसे घुमाऊंगी, जेड एक्सिस से देखूँ तो ऐसे घुमाऊंगी। तो ये फील आनी चाहिए कि इसके अबाउट ये क्या होगा, स्पिन, ये क्या होगा, रोटेशन। और अगर ये ऐसे घूमेगा जेड के अबाउट तो ये भी क्या होगा, रोटेशन। तो ये मैंने थोड़ा सा पिछले लेक्चर का ही थोड़ा फील दिलवाया, जो अगर जिस बच्चे को ना आया हो समझ। तो इसीलिए हम कहते हैं डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन वाली 2 होती है, क्योंकि एक एक्सिस के अबाउट तो वो स्पिन करता है, और स्पिन को हम डिग्री ऑफ रोटेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशन में इंक्लूड नहीं करते। मूविंग ऑन, मैं आपको एक सीक्वेंस बताती हूँ जिसमें मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा एक माइंड मैप सा क्रिएट हो जाए कि अच्छा हमें इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है। वो मैंने वैसे समरी में भी बताया था, बट समरी में मैंने शायद इतना डिटेल में नहीं बताया, तो एक बार जल्दी से पढ़ लेते, थोड़ा रिकैप ही हो जाएगा। हमने इस चैप्टर में बेसिक टर्म्स पढ़ी। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, क्या सिस्टम होता है, क्या सराउंडिंग होता है, और क्या बाउंड्री होता है। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड, और हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम, जिसमें हमने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को कवर किया, राइट। फिर हमने इसमें पढ़ा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। एक हमने पढ़ा इसमें स्टेट फंक्शन वर्सेस पाथ फंक्शन। बस एक डेफिनेशन पढ़ी, डिटेल में नहीं पढ़ा इन्हें अभी तक। फिर हमने पढ़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। फिर एक हमने पढ़ा मोलर कैपेसिटीज, हीट कैपेसिटीज और उसकी टाइप्स, जिसमें हमने मोलर हीट कैपेसिटी के 2 टाइप पढ़े, सीपी और सीवी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड सीपी एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड सीवी। ये सब पढ़ने के बाद आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन के 2 एग्जाम्पल थे, हीट एंड वर्क। आज हम वर्क और हीट को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे स्टेट फंक्शंस को डिटेल में। फिर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 4 लॉज पढ़ेंगे, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, ठीक है। एक आएगा फ्री एक्सपेंशन, एक आएगा साइक्लिक प्रोसेस, ये सब प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये होगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स कवर। उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री आएगा, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की एंथैल्पी से डील करेंगे, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर काफ़ी लंबा चलने वाला है। इन शॉर्ट बात ये है, आज हम सिर्फ अपने लेक्चर में कवर करेंगे पाथ फंक्शन, हीट एंड वर्क, इसके फॉर्मूलाज, इसके थोड़ी बहुत चीज़ें, एंड दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। पाथ फंक्शन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हीट एंड वर्क। एक इसमें स्टार मार्क डाल के एक पॉइंट लिख लीजिए। वो पॉइंट क्या है, हीट एंड वर्क आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। Means they can't be considered as intensive or extensive.
because they arise during a thermodynamic process. ये स्टार मार्क वाला पॉइंट है क्या कि हीट एंड वर्क आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, मीन्स दे कांट बी कंसिडर्ड एज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव बिकॉज दे अराइज ड्यूरिंग अ थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस एंड आर नॉट कंटेन्ड इन अ सिस्टम. हम किसी भी चीज़ को इंटेंसिव और एक्सटेंसिव सिर्फ तभी कह सकते हैं जब वो सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, जैसे कि इंटरनल एनर्जी. मैं एक सिस्टम, अगर मैं अपने आप को एक सिस्टम कंसीडर करूं तो मेरे अंदर कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, ये सब कर पा रही हूँ. मीन्स मेरे अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी है. वो एनर्जी मुझे फूड से मिलती है, सनलाइट से मिलती है, इन सब चीज़ों से मिलती है. तो वो मेरी एक प्रॉपर्टी है. बट क्या वर्क मेरी एक प्रॉपर्टी है? क्या मेरे अंदर इस टाइम वर्क स्टोर है? नहीं, मैं तो वर्क करूँगी किसी प्रोसेस के दौरान. जैसे मैं वीडियो बनाने की प्रोसेस के दौरान वर्क कर रही हूँ, या फिर तो ये एक प्रोसेस के दौरान होता है, ये एक सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होता. अब आप सोचेंगे हमारी किसी भी बॉडी में हीट तो प्रेजेंट होती ही है. हम यहाँ पे हीट को उस रिस्पेक्ट में देखेंगे कि एक प्रोसेस की तो उसके दौरान हीट रिलीज़ हुई या हीट एब्जॉर्ब हुई, राइट. हम ऐसे नहीं देखेंगे एक बॉडी में हीट होती है, वो कहीं से ले रहा है भाई हीट, उसमें ऐसे नहीं होती. हीट को हम उसकी प्रॉपर्टी नहीं मानते. हम कहते हैं कि एक थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस के दौरान सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब की होगी या रिलीज़ की होगी. सिमिलरली एक प्रोसेस के दौरान सिस्टम ने वर्क किया होगा या उस पर वर्क हुआ होगा. हम ये नहीं कहते सिस्टम में वर्क स्टोर है. हम सिस्टम में एनर्जी स्टोर ज़रूर कह सकते हैं. आप हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ये मत सोचिए अभी कि हीट भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो वो भी स्टोर है. हमारे अंदर एनर्जी केमिकल की फॉर्म में स्टोर है, हीट की फॉर्म में नहीं है. हम किस सिस्टम में कभी भी ऐसे नहीं कहते कि सिस्टम में हीट स्टोर है. हम क्या कहेंगे, मतलब हम हीट और वर्क को प्रॉपर्टी नहीं मानते सिस्टम की. हम ये सोचते हैं, हम केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से इस नज़रिए से देखते हैं कि ये दो जो क्वांटिटीज़ हैं ये किसी प्रोसेस के दौरान हो रही होंगी, ना कि ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी. तो इसीलिए हम इनको इंटेंसिव या एक्सटेंसिव नहीं डिफाइन करते हैं. तो सबसे पहली बात तो ये हो गई आपकी. एक और बात, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम साथ साथ नहीं करेंगे. मैंने जैसे देखा जैसे हर जगह साथ साथ क्वेश्चन, ये अभी फॉर्मूला पढ़ाया अभी क्वेश्चन, अभी फॉर्मूला पढ़ाया अभी क्वेश्चन. तो इससे क्या होता है, देखिए आपको अभी टीचर ने कोई फॉर्मूला पढ़ाया और एकदम से क्वेश्चन दे दिया तो आपको क्या रहेगा, याद रहेगा कि अच्छा अभी 2 सेकंड पहले ये फॉर्मूला हुआ है तो इस क्वेश्चन में भी यह यूज़ होना पड़ेगा. एक्चुअली इस चैप्टर में फॉर्मूलाज थोड़े ज़्यादा हैं और हमें ये नहीं याद रहता कि ये चीज़ किस वक्त यूज़ होनी थी. तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस अनगिनत होने वाले हैं. सो इसके लिए तो 10-12 लेक्चर्स अलग से होंगे क्वेश्चंस के लिए ना. तो पहले चैप्टर कंप्लीट हो, थ्योरी कंप्लीट हो, फिर क्वेश्चंस होंगे जाके, जैसे मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में कराया. क्योंकि ना इससे क्या होता है, एक बार लेक्चर पूरा सारे चैप्टर पढ़ लिया, अब आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस वाले क्वेश्चन में मुझे कौन सा वाला कंसेप्ट यूज़ करना है. अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूँ और उसी पे डायरेक्टली क्वेश्चन दे दूँ तो आपका दिमाग नहीं लगेगा. आपको पता भी ये कंसेप्ट हुआ है तो यही वाला कंसेप्ट यूज़ होगा, ठीक है. सो मूविंग ऑन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीट. हीट को हम डिनोट करते हैं Q से और इसको लिखेंगे इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी. राइट. इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है dq इज इक्वल टू NC/dt, वेयर C इज मोलर हीट कैपेसिटी. अब आपको इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं.
देखो इन सब में n तो क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी होगी, एक नंबर होगा जो टेम्परेचर पे डिपेंड तो नहीं करता n। भाई मैंने जितने मोल्स दिए उतने ही रहेंगे, मैं टेम्परेचर बढ़ा भी दूँ तो अगर मैं एक क्लोज्ड कंटेनर ले रही हूँ मोल्स तो कहीं नहीं जाएंगे। हाँ उनकी वाइब्रेशन मोशन थोड़ी फास्ट ज़रूर होगी बट मोल्स तो फिक्स रहेंगे ना, चाहे मैंने जितने इनिशियली डाले हों। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो हो सकता है C इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक पॉसिबिलिटी होती है C इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो C है वो टेम्परेचर के साथ बदलता हो, मतलब C इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, या फिर C इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। समझ रहे हैं बात? अगर तो टेम्परेचर पे डिपेंड है तो अगर मैं इसका DQ करूँगी इंटीग्रेशन तो मुझे ऐसे लिखना होगा NC/dt, और क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड है तो मैं N को तो बाहर ले आऊँगी, C को बाहर नहीं ला पाऊँगी। और आपको पता है किसी भी पाथ फंक्शन के इंटीग्रेशन से हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, ना कि डिफरेंस। डिफरेंस कब मिलता है? जब हम स्टेट फंक्शन लेते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। ये आई होप क्लियर है। जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ 2x² तो मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ, तो मैं इंटीग्रेशन से बाहर किसको लाती हूँ? जो x पे डिपेंड नहीं है, यानी कि 2 इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ x, 2 इज़ अ नंबर एंड इट इज़ अ कांस्टेंट, इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज विद द वैल्यू ऑफ x। तो मैं उस चीज़ को इंटीग्रेशन से बाहर ले आती हूँ। पर मैं क्या कह रही हूँ कि c इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो मैं इसलिए c को टेम्परेचर से बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ला पा रही। बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा? c इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो दैट मीन्स मैं NC को तो यहाँ लिख दूंगी इंटीग्रेशन dt फ्रॉम T1 टू T2, तो ये क्या हो गया? NC T2 माइनस T1 इज Q। किस केस में? इस केस में। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हैं। एक साइन कन्वेंशन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था केमिस्ट्री में हम सिस्टम को ही सब कुछ मानते हैं। सिस्टम हमारा मेन ऑब्जर्व जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे सिस्टम को ही करेंगे। फिजिक्स में हम सराउंडिंग को इम्पोर्टेंस दे देंगे। तो देखिए अगर तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इफ सिस्टम इज एब्जॉर्बिंग हीट, तो वो आ जाएगा पॉजिटिव साइन। इफ सिस्टम इज रिलीजिंग हीट देन वो आएगा नेगेटिव साइन के साथ। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव, रिलीज कर रहा है तो नेगेटिव। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। एक छोटा सा पॉइंट, वो वैसे हीट से रिलेटेड तो नहीं है बट मैं यहीं पे नोट डाल के लिखवा देती हूँ और टाइम टू टाइम मैं वो याद दिलवाती रहूँगी आपको। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कंटेनर इज रिजिड, या आपको लिखा है बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये दो वर्ड्स आपको अगर लिखे हैं ना तो इसका मतलब है कंटेनर इज रिजिड का मतलब कंटेनर दब नहीं सकता, मतलब उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती। और अगर आपको लिखा है, अगर मैंने गैस को इस चीज़ में लिया है तो इट मीन्स हमने वॉल्यूम को क्या लेना होता है? कांस्टेंट। अब आपको कई बार ना डायरेक्टली नहीं देता कि वॉल्यूम इज कंसीडर्ड कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आपको क्या लिख देगा क्वेश्चन में? कंटेनर इज रिजिड, या मैंने गैस इज फिल्ड इन अ रिजिड कंटेनर, तो इट मीन्स हमने खुद ही एज्यूम कर लेना है कि वॉल्यूम उसमें उस टाइम क्या है? कांस्टेंट। हमें उस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है। नोट इट डाउन। अब हम आते हैं वर्क पे।
जैसे मैंने लिखा हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो मैं इसको हीट और वर्क को एक और चीज़ लिख सकती हूँ, बोथ आर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कि अगर मुझे एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है तो या मैं हीट की फॉर्म में करूँगी या मैं वर्क की फॉर्म में करूँगी, ठीक है। अब आपको वर्क पढ़ रहे हैं हम, तो वर्क दो तरीके का हो सकता है, एक होता है पीवी वर्क, एक होता है नॉन पीवी वर्क। इसको आप कहते हो यूजफुल वर्क, यही आगे चल के गिब्स एनर्जी की फॉर्म में आप पढ़ेंगे जब मैं गिब्स एनर्जी बता रही हूँगी। और ये है पीवी वर्क या फिर नॉन यूजफुल वर्क। नॉन पीवी वर्क में आप एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क। अब मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ, पहले आप ये डिस्टिंग्विश करके लिख लीजिए। देखिए, जब हमने वर्क किया और उसमें वॉल्यूम में या प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा, तो वो होता है हमारा जो पर्पस था वो वॉल्यूम में और प्रेशर में चेंज लाना नहीं था वर्क करते वक्त, तो हम उसको डालेंगे नॉन पीवी वर्क या यूजफुल वर्क या गिब्स एनर्जी में। जैसे कि इलेक्ट्रिकल वर्क, ये भी बताती हूँ कैसे। और पीवी वर्क को हम कंसीडर करते हैं कि हमने अपना एनर्जी दी, वर्क किया, बट वो वर्क क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ाने में यूज़ हो गया, रादर वो उस काम के लिए यूज़ नहीं हुआ जिसमें हमने उसको लगाना था, तो इसलिए हमने उसको नॉन यूज़फुल वर्क कहा। जैसे कि अब आप इलेक्ट्रिकल वर्क देख लीजिए एक बार। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब है मेरा इससे, मान लीजिए वाटर है, मैंने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो मुझे H2 गैस मिलेगी और O2 गैस मिलेगी, राइट। तो दैट मीन्स मैंने इस बैटरी का जो एनर्जी है उसको क्या काम यूज़ करने में यूज़ किया, H2 और O2 को प्रोड्यूस करने में यूज़ किया, ना कि वॉल्यूम को बढ़ाने में। तो ये हो गया मेरा यूज़फुल वर्क। हालांकि H2 और O2 गैसेस हैं और H2O लिक्विड है, तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट मीन्स वॉल्यूम तो बढ़ रही है, बट मेरा इंटेंशन क्या था, सिर्फ H2O2 को बनाना, वॉल्यूम इंक्रीज़ कराना मेरा इंटेंशन नहीं था, और वो मैं उसको करने में सक्सेसफुल भी हुई। तो वो आएगा मेरा पीवी वर्क में। या फिर जो हम इलेक्ट्रिकल चीज़ें देखते हैं उनमें जो भी काम हो रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी हो रहा है वो हम नॉन पीवी वर्क में कंसीडर करते हैं। अब हम आते हैं पीवी वर्क पे। इसको हमें डिटेल में पढ़ना है फिलहाल के लिए, इसको अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरे पास एक पिस्टन वाला चीज़ है, इसमें ये गैस है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर एक्सटर्नल लगाया और इसको x डिस्टेंस से शिफ्ट कर दिया। आपको पता है वर्क डन होता है F इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट की तो मेरा छोटा सा वर्क आ गया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो गया प्रेशर इंटू एरिया, तो फोर्स की जगह लिखा मैंने प्रेशर एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू डी एक्स इज डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या आ गया, प्रेशर एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, डी वी आ गया ये।
समझ रहे हैं बात? इंटीग्रेट क्या, क्योंकि वर्क इज अ स्टेट पाथ फंक्शन, तो मैं इसको सीधा W लिखूंगी P एक्सटर्नल इंटू डी वी डेल्टा V। समझ रहे हैं इतनी बात? अब आपको जैसे मैंने बताया, अगर वर्क इज डन ऑन सिस्टम, साइन कन्वेंशन लिख लीजिए, तो वो होता है पॉजिटिव। अगर वर्क इज डन बाय सिस्टम तो वो होता है नेगेटिव। हम केमिस्ट्री में यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लेते हैं। इसका रीज़न ये है ताकि हमें जो आंसर है वो हमेशा इस चीज़ के अकॉर्डेंस में मिले। मान लीजिए मैंने क्या, अगर सिस्टम, अगर मान लीजिए कोई कंटेनर है नॉन रिजिड, उसमें गैस फिल्ड है, और अगर वो एक्सपैंड हो रहा है तो इट मीन्स गैस प्रेशर लगा रही होगी और गैस का प्रेशर डोमिनेटिंग होगा, तभी वो कंटेनर एक्सपेंड हो पा रहा है। और अगर वो कंटेनर कंप्रेस हो रहा है, इट मीन्स बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा और वो उसको क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो एक्सपेंशन के दौरान क्या होगा, वर्क कौन करेगा, गैस। गैस मतलब सिस्टम। तो एक्सपेंशन के दौरान मतलब सिस्टम, एक्सपेंशन के दौरान कौन वर्क कर रहा है, गैस। क्यों? क्योंकि एक्सपेंड कब होगी कोई चीज़, जब गैस यहाँ पे प्रेशर लगाएगी, ये पिस्टन यहाँ आ जाएगा, इट मीन्स कंटेनर एक्सपेंड हो गया। तो एक्सपेंशन के टाइम पे गैस वर्क करेगी। अब आप बताइए डेल्टा V है, दैट मीन्स V फाइनल माइनस V इनिशियल। एक्सपेंशन के केस में V फाइनल ज़्यादा होगा, V इनिशियल कम होगा, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। प्रेशर एक्सटर्नल तो पॉजिटिव ही है, प्रेशर को तो हम नेगेटिव कभी लेते ही नहीं है। अब मैंने बोला ये पॉजिटिव, तो पूरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। पर यहाँ मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, जिससे जब गैस एक्सपेंड हो रही होगी तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव। गैस एक्सपेंड हो रही है मीन्स वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। गैस इज अ सिस्टम। अगर गैस एक्सपेंड हो रही है मीन्स V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल, तो ये इतनी वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। यहाँ नेगेटिव साइन लगाने से वो पूरी वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी। और इस टाइम एक्सपेंशन के टाइम पे गैस वर्क कर रही है, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब वर्क आना कैसा चाहिए, वर्क इज डन बाय अ सिस्टम, तो वर्क कैसे आना चाहिए, नेगेटिव। बट अगर मैं यहाँ V फाइनल ज़्यादा है, V इनिशियल कम है, तो वर्क कैसा आता, पॉजिटिव। बट इसीलिए मैंने यहाँ नेगेटिव साइन लगाया, क्योंकि एक्सपेंशन के दौरान इतनी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। बट मैंने साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री में ये चूज़ किया है कि वर्क इज़ डन बाय अ सिस्टम, तो आंसर नेगेटिव में आना चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया। अब मान लीजिए कंप्रेस हो रहा है, मतलब वर्क कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रही है, किस पे कर रही है, ऑन द सिस्टम कर रही है, आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ नेगेटिव साइन है, कंप्रेशन के टाइम पे V फाइनल कम होगा, V इनिशियल ज़्यादा होगा, मींस ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव आएगा कब, यहाँ वर्क डन आएगा नेगेटिव, कंप्रेशन के दौरान वर्क डन आएगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वर्क डन क्या इंडिकेट करता है, वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम। और सच में कंप्रेशन के दौरान कोई गैस थोड़ी ना वर्क कर रही है, सराउंडिंग वर्क कर रही है सिस्टम पे। तो आई होप सो यार नेगेटिव साइन हमने खुद लगा दिया ताकि हम इन दोनों कन्वेंशन के अनुसार चल सकें। इसका आंसर ऑटोमेटिकली हमारा कन्वेंशन के अनुसार आए, इसलिए हमने ऑलरेडी नेगेटिव साइन लगा दिया। तो एक ये चीज़ याद रखिएगा कि एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव होता है, कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन अ सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। और एक और बात, मैंने आपको क्या बताया था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पढ़ाते वक्त लास्ट पॉइंट ये लिखवाया था कि रिवर्सिबल में जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम का फंक्शन होता है, और इरिवर्सिबल में जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम का फंक्शन नहीं होता। अपना पन्ने पलटिए नोटबुक की और देखिए कि मैंने ये लिखवाया या नहीं लास्ट पॉइंट।
तो मैंने क्या बोला, डी डब्ल्यू इज नेगेटिव ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये मैंने सीधा लिख दिया। बट एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, मतलब माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। अब इसमें भी वही, जैसे हीट में दो पॉसिबिलिटीज थी कि वो उसका फंक्शन होगा या नहीं, वैसे यहाँ पे भी कि पी एक्सटर्नल प्रेशर इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। और ये किस में लिखवाया था मैंने, रिवर्सिबल में। तो याद रखिएगा जब भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन करेंगे तो उसमें हम ये याद रखेंगे कि प्रेशर इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पे प्रेशर इज, अगर प्रेशर नॉट अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम होगा दैट मीन्स वो प्रोसेस होगी इरिवर्सिबल। तो अगर प्रेशर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम है तो जब मैं इसका इंटीग्रेट करूँगी तो प्रेशर को मैं बाहर नहीं ला पाऊँगी। बट अगर ये प्रेशर फंक्शन नहीं है वॉल्यूम का, दैट मीन्स ये कांस्टेंट टर्म है, तो मैं इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आऊँगी। तो इंटीग्रेशन के बाहर मैं कब नहीं ला सकती, जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो, और ये मैंने लिखवाया था रिवर्सिबल में प्रेशर इज़ द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। और जब प्रोसेस इरिवर्सिबल होगी तो मैं प्रेशर को बाहर ला सकती हूँ, क्योंकि प्रेशर इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप इतना आपको क्लियर हो पाया है। एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए, ये आगे जाके प्रूव हो जाएगा खुद ही, मुझे प्रूव करने की ज़रूरत इसको आगे पड़ेगी जब मैं 2-3 चीज़ें और पढ़ा दूँगी। अभी आप जस्ट इसको लिख लीजिए स्टार मार्क करके कि इन केस ऑफ एक्सपेंशन वर्क डन बाय रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय इरिवर्सिबल, और इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क डन बाय इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय रिवर्सिबल। तो ये अभी लिख लीजिए स्टार मार्क करके, इसको एक्सप्लेन बाद में होगा ये, क्योंकि 2-3 चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी उसके लिए, वो आगे चल के आएंगी। तो एक और बात, जैसे मैंने कहा कि डी डब्ल्यू इज इंटीग्रेशन पी डी वी नेगेटिव, इसका एक सीधा सीधा मतलब है कि अगर मैं इसको नॉर्मली लिखूँ तो ये भी लिख सकती हूँ मैं, मतलब प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास वर्क आता है। इट मीन्स अगर आपको कभी भी पीवी ग्राफ दे रखा हो तो उसके अंडर का जो एरिया होता है वो क्या बताता है, वर्क डन। अब आप ये देख लीजिएगा कि एरो किधर लगा है, अगर तो एरो इस तरफ लगा है तो दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम अगर देखिए, अगर तो ऐसे है, ये V इनिशियल है, ये V फाइनल है, तो दैट मीन्स प्रेशर वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, और एक्सपेंशन का वर्क क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन तो हमने ऐसे देखना है, और जो इसका एरिया आएगा वो हमें वर्क डन बताएगा, मीन्स वर्क डन का मैग्नीट्यूड बताएगा। साइन हमें ऐसे चेक करना है कि गैस एक्सपेंड हो रही है या कंप्रेस हो रही है। तो इतना हमने हीट और वर्क में पढ़ना था। अब हम अगले में करेंगे स्टेट फंक्शन, वो हमारा अगले लेक्चर में कवर होगा। तो हमारा हीट वर्क थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ, अभी वर्क के बहुत सारे फार्मूलाज रहते हैं वो हम बाद में करेंगे, हमें अभी बेसिक्स पढ़ने थे थोड़े। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और तब तक प्लीज़ पढ़ते रहिए और पुराने लेक्चर्स को ज़रूर रिवाइज़ करिए। बाय बाय।